नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। एक कहानी सुनाता हूं और फिर हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। कहानी सुनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो राजद्रोह वाला मसला है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि फिलहाल तो ये जो कानून है इसे अभी तक के लिए स्थगित किया जाए, फिर जब सुनवाई होगी तो इस पर पूरी तरह से देखा जाएगा, इसकी समीक्षा की जाएगी और वो तमाम पहलू पर बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी के लिए ये आप होल्ड करिए। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और उसके बाद से और कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। लोगों के मन में ये बात आने लगी कि साहब ढेर सारे जो है मुकदमे हुए इनके ऊपर उनके ऊपर, तो क्या अब वो सब छूट जाएंगे? वो उस सब मसले पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले वो कहानी इसलिए सुनना जरूरी है क्योंकि ये जो राजद्रोह को लेकर जो याचिका पड़ी, उसके वकील जो हैं वो कपिल सिब्बल है और ये कहानी इसलिए जरूरी है। बात उन दिनों की है जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी केंद्र में, और स्टेट में एनसीपी और कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। अब ये देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि बात राजद्रोह की चल रही है। असीम त्रिवेदी नाम के कार्टूनिस्ट ने कार्टून बनाया। अब वो कार्टून आपत्तिजनक लगा तत्कालीन हुक्मरानों को, तो क्या हुआ? राजद्रोह। आपको जानकर ये ताज्जुब नहीं होगा कि राजनीतिक दलों और सरकारों का चरित्र कमोबेश एक ही तरीके का होता है जब वो दल सरकार में होती है, और सरकार का काम ही यही है। तो कपिल सिब्बल उस समय मंत्री हुआ करते थे। तब इनको ये समझ में नहीं आया कि नहीं, राजद्रोह बड़ी गड़बड़ चीज है और सिर्फ बोलने पर या कुछ लिख देने से किसी के ऊपर इस तरह के मुकदमे नहीं लाद दिए जाते हैं। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन्हीं कपिल सिब्बल को जब ये मंत्री थे और जब इनकी सरकार थी कांग्रेस की, तब इनको राजद्रोह खत्म करने का विचार नहीं आया। तब तो ये राजद्रोह के मुकदमे कार्टूनिस्टों पर लादा करते थे। और अभी आप महाविकास अघाड़ी की जो सरकार है, जिसमें कांग्रेस भी एक घटक है, उसको भूलिएगा नहीं। हनुमान चालीसा का पाठ करने के कारण नवनीत राणा पर राजद्रोह का मुकदमा लग जाता है। ये वो सरकारें हैं। अब ये जब सरकार में रहते हैं तो इनका एक अलग रवैया रहता है, और जब ये सरकार से बाहर रहते हैं तब इनका एक अलग रवैया है। फिर सुनिए, ये राजद्रोह का किस्सा सुनना बड़ा जरूरी है। जब इस मसले पर विचार विमर्श हो रहा था संविधान सभा में, तो मना किया गया कि नहीं, ये राजद्रोह को जो है वो संविधान में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि राजद्रोह का जो धारा है ये अंग्रेजों ने लाई थी 1870 में। क्यों लाई थी? क्योंकि ये हिंदुस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन का दमन करना चाहते थे। ये चाहते थे कि कोई ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ बोले ना, और अगर बोल दे तो उसे ठूंस दो जेल में। तो इसलिए ये कानून आया था। तो जब संविधान सभा में संविधान बन रहा था, तो जो संविधान बनाने बैठे थे वो लोग थे जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने सीने पर गोली खाई थी और माथे पर लाठी खाई थी। तो वो जानते हैं और जानते थे उस समय कि साहब बोलने की क्या कीमत है। हम बोलेंगे तभी जो आताताई हैं उनके खिलाफ लोगों को खड़ा कर सकेंगे। हम अपनी बात तभी लोगों तक पहुंचा सकेंगे, जो लोग सोए हुए हैं उन्हें जगा सकेंगे। इसीलिए लिखना बोलना इस सब मसलों पर राजद्रोह जैसी कोई बात नहीं होती। ये बात संविधान निर्माता समझते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन जो तुषार मेहता ने कहा, या आप कहिए जो भारत सरकार ने कहा कि जो पंडित नेहरू नहीं कर पाए वो हम करेंगे, वो जो उन्होंने कहा उस पर हम लोग आएंगे। लेकिन पहले ये जानिए कि जो कपिल सिब्बल कोर्ट में खड़े होकर राजद्रोह के मामले की बात कर रहे हैं और उसके जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मौजूदा सरकार है ये तानाशाह सरकार है। और मसला सिर्फ यही नहीं है, इसमें एक बात और है। फिर हम आते हैं उस प्रकरण पर जो हमने बीच में छोड़ा।
ये जो बताया जा रहा है कपिल सिब्बल और वो तमाम लोग कि साहब ये जो सरकार है ये राजद्रोह के मामले हटा दीजिए, लोग बड़ा दुरुपयोग करते हैं। मसला ये नहीं है, मसला वो उमर खालिद हैं और ऐसे तमाम खालिद हैं जो इस मसले के तहत बंद हैं और वो एक खास तरह के समुदाय से आते हैं। तो यहां भी मसला अपीजमेंट की पॉलिटिक्स का ही है। नहीं तो अगर मसला अपीजमेंट की पॉलिटिक्स का नहीं होता तो ये जब इनकी सरकार थी यूपीए की, केंद्र में भी और महाराष्ट्र में भी, तब असीम त्रिवेदी पर जो राजद्रोह का मुकदमा लगा था वो गलत नहीं था। अभी जब एक अघाड़ी सरकार है और अघाड़ी सरकार का एक घटक कांग्रेस और राजद्रोह का मुकदमा लगता है तो गलत नहीं है। असल में जब सियासत करनी होती है, जब वोट बटोरने होते हैं तब वो गलत हो जाता है, और जब शासन करना होता है तो वो सही हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो जब संविधान सभा ने यह तय कर लिया कि नहीं राजद्रोह को शामिल नहीं किया जाएगा, तब आखिर में ऐसी कौन सी खलबली मच गई इन सेकुलर और डेमोक्रेटिक और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लंबरदारों के, आप ये कहिए कि पौराणिक पुरुष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाकायदे संविधान संशोधन करवाया और जुड़वा दिया, युक्त युक्त प्रतिबंध। किताब आई है एक, भारतीय संविधान की अनकही कहानी, लिखा है माननीय राम बहादुर राय ने, हम लोग के गुरु भी हैं, संपादक भी हैं। उनकी ये किताब आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये जो राजद्रोह है, इस राजद्रोह को कैसे पंडित नेहरू ने अपने खिलाफ बोलने वालों को के लिए प्रयोग किया। इसीलिए वो जोड़ा गया, पहला संविधान संशोधन हुआ, क्योंकि उनको पसंद नहीं था कि कोई उन पर सवाल खड़ा करे, जो कहते हैं ना कि बड़े डेमोक्रेटिक थे। तो ये है उनकी डेमोक्रेसी कि सबसे पहले कोई मेरे खिलाफ बोलेगा बंद करो उसको। और फिर इंदिरा जी ने उसे संज्ञेय अपराध बना दिया राजद्रोह को। मतलब आपको वारंट की जरूरत नहीं, किसी को कोई जरूरत नहीं, अगर राजद्रोह जाओ उठा के लेके आओ। तो साहब तानाशाह कौन था और ये तमाम धाराएं क्यों लगाई गई, क्यों आई? तो ये पूरा किस्सा कहानी है, ये है कांग्रेस का असली चरित्र। अब आते हैं हम उस मामले पर जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में जीरा हो रही, जो जाहिर तौर पर 124 से राजद्रोह का मसला है। उस पर याचिका पड़ती है और यह होता है कि साहब इसको जो है हटा देना चाहिए। यह बात ठीक है, चूंकि ये डेकोरियन कानून है और अंग्रेजों के समय का कानून है, और जब आप अंग्रेजों की हर चीज से मुक्ति चाहते हैं तो इसे भी हटाइए, कोई हर्ज नहीं है, हटाने में क्या दिक्कत है। ऐसा तो है नहीं कि राजद्रोह का हट जाएगा तो कोई धरा ही नहीं जाएगा, या ये जो लोग पकड़े गए हैं ये लोग छूट जाएंगे, और भी धाराएं हैं। खैर, इसमें अपनी सरकार की जो अपनी दलील है, सरकार का ये कहना है कि नहीं, हम ये चाहते हैं ये बना रहे, लेकिन उस रूप में ना बना रहे जिस रूप में पंडित नेहरू और उनके जो उनकी विरासत लेकर चल रहे हैं उन लोगों ने बनाए रखने की कोशिश की। उस रूप में हम इसे नहीं बनाए रखना चाहते हैं। अपना यह मानना है कि नहीं ये होना चाहिए, लेकिन इसमें युक्त सुधार होने चाहिए। जैसे अगर किसी पर इस तरह के आरोप कोई लगाता है तो एसएसपी लेवल का जो अधिकारी है वो तय करेगा, ताकि जवाबदेही तय हो सके। ये तमाम तर्क जो है सेंट्रल गवर्नमेंट रख रही है। अब उस पर कोर्ट क्या करता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब ये सुनवाई जुलाई में होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग इन तमाम कानूनों के मातहत, धारा के मातहत है, वो सब लोग मुक्त हो गए, फ्री हो गए और अब उनका कुछ नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो लोग भीतर हैं वो सिर्फ इसी धारा के तहत भीतर नहीं, उनके ऊपर और भी धाराएं हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये अंग्रेजी कानून है और अंग्रेजी कानून हटना चाहिए, और जो सुधार की जरूरत है वो होना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। अपना असल सवाल ये है कि जो लोग वहां
कोर्ट में बैठकर, देखिए जरा क्या है ना कि आजकल तो कोर्ट के जरिए आप किसी भी सरकार को, किसी भी व्यक्ति को या किसी को भी जो है आप कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। और इसीलिए इस बात को, ये बात न्यायालय समझ रहा है, इसीलिए न्यायालय ने शाहीन बाग वाले मसले में कहा था आप मत आइए। जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पहुंच गई कि शाहीन बाग में बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, उन्होंने कहा राजनीति का अखाड़ा नहीं है, जो पीड़ित है वो आएगा। तो उसी तरह राजद्रोह के मामले में जो पीड़ित है वो आया, लेकिन जो वकील साहब हैं, वो वकील साहब का जो दोहरा रवैया है वो सामने आना जरूरी है। और खासकर कांग्रेस का राजद्रोह के मसले पर जो अपना पक्ष है वो सामने आना जरूरी है। तो ये इसलिए ये पूरी उसकी कहानी है। अब कोर्ट क्या निर्णय लेता है, सरकार का क्या अपना स्टैंड है, ये दो बातें हैं। लेकिन जो लोग आज राजद्रोह के कानून पर, मामले पर बात कर रहे हैं, उन्हें अपने गिरहबान में भी झांकना चाहिए कि आखिर में फिर वही सवाल होगा कि आपने 70 साल में जब ये इतना ही ऐसा ही कानून था, बदल क्यों, आपने खत्म क्यों नहीं कर दिया, और क्यों उसको लेकर आए पंडित नेहरू, और क्यों फिर उसको संज्ञेय अपराध बनाया इंदिरा गांधी ने। ये तमाम सवाल हैं। इन सवालों के साथ आपको छोड़ता हूं। आपकी अपनी क्या राय है आप जरूर साझा करिए, और अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, और अगर संभव हो तो मतांतर का आर्थिक सहयोग भी कीजिए।